चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित ये बजट 26,760 करोड़ 67 लाख रुपए का है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 19,46,039 करोड़ रुपए का है। वहीं पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपए का है। वहीं प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग कुल धनराशि 7,421 करोड़ 21 लाख रुपए प्रस्तावित है। वहीं चालू योजनाओं में इसके लिए 21,339 करोड़ 46 लाख रुपए प्रस्तावित है। शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है, किस किस के लिए खास महत्व सर्वप्रथम रखा गया है? या बिल्कुल आपको बता दें, जो है आज जो है विधानसभा सत्र का जो है दूसरा दिन चल रहा था। दूसरे दिन जो है अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया है। साफ तौर से कहा जा सकता है जो बजट जो है वो रखा गया है। लगभग कहा जा सकता है कि गन्ना किसानों के जो बकाया मूल्य है उसमें बढ़ोतरी को लेकर के स्पेशल तरीके से जो बढ़ोतरी है वो देखी जाएगी, और मुफ्त बिजली की जो बात है उसको लेकर के प्रावधान जो है वो भी दिए गए हैं। और 5 एक्सप्रेसवे हैं जिनको लेकर के लिंक मार्ग जो है वो बनाने की जो बातें हैं वो कही गई हैं। अलग अलग जो बजट है उसको देखा गया। लेकिन वहीं जो 22 जनवरी को जब अयोध्या में जो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के जो है अलग अलग सी जो तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा की गई है, और साथ तरीके से उसको भव्य बनाने की जो बात है वो कही गई है। और अयोध्या को जो है एक विकसित करने के लिए एक अलग सा बजट जो है दिया जा सकता है, ऐसी बातें कही गई हैं। अब देखना होगा किस तरीके से जो बजट है वो रखा गया है। और लगभग जो है 42,000 करोड़ का जो बजट है वो आज अनुपूरक बजट जो है पटल पर रखा गया, उस पर चर्चा की जा रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात कर लेते हैं तो विपक्ष जो है पहले तो है विधानसभा में पहुंच करके हंगामा किया। हंगामे के दौरान तस्वीर भी सामने आई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा जो है ब्रजेश पाठक को घेरने की कोशिश की, और क्योंकि ब्रजेश पाठक के पास जो है स्वास्थ्य महकमा है, उनके पास स्वास्थ्य महकमा होने के कारण उनको साफ तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से घेरा गया। उसमें जो है कहा गया कि एक सांसद थे, उनके बेटी की जो है डेंगू के कारण जो है अस्पताल जो है नहीं मिला था, और साफ तरीके से कहा लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की थी, तमाम चीजें जो है कही थी। वहीं जो है ब्रजेश पाठक ने कटाक्ष करते हुए साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं वो सभी जो है कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि जो तथ्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समुचित व्यवस्था जो है, समुचित जो स्वास्थ्य है वो मिल रहा है, लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं। डेंगू के लिए जो बातें कही गई थी उसको लेकर के लगातार जो है अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जाता है विपक्ष अभी भी जो है कहीं ना कहीं घेरने की पूरी तरीके से कोशिश में है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जो सपा के विधायक थे वो वहां पहुंचे थे, और उसके बाद महंगाई से लेकर के किसानों के मुद्दों को लेकर के, आवारा पशुओं को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो सत्र चला है उसमें लगातार जो है अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना बनाया है, विपक्ष पर निशाना साधा है। साफ तौर से देखा जा सकता है जिस तरीके से वो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर लेते, कांग्रेस के भी जो नेता हैं उनकी तरफ से
से भी साफ तौर से कहा गया, जो 20 से 30% का जो बजट था वो कहीं ना कहीं खर्च नहीं हो पाया है। उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बजट है वो अभी बचा हुआ है, लेकिन अपनी जो है वाहवाही करने में सरकार लगी हुई है, जिसके कारण साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो बजट है वो बढ़ोतरी की तरफ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें से लगभग जो है अभी कुछ बजट ऐसा है जो खर्च नहीं हुआ है पहले का ही। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है जो विपक्ष है लगातार कटाक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ जो सरकार है, सरकार लगातार जो बजट है उसको लेकर के तत्पर है। लगातार जो बजट में जो बातें कही गई हैं, चाहे वो अयोध्या की हो, चाहे वो 4 हाईवे की हो और 5 लिंक मार्ग की हो, लगातार वो कही जा रही हैं। जो और गन्ना किसानों की लिए जो बात है वो भी सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि जब पटल पर रखा गया, चर्चा हो रही है, अब देखना होगा किस तरीके से उस बजट में चीज़ें हो पाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं सामने। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अनुपूरक बजट विकास को रफ्तार देने वाला है। सरकार की तमाम कार्य योजनाएं हैं, ये बजट उनको पूरा करेगा। विपक्षी पूरी तरीके से डिरेल हो गई है। जब जब विपक्ष की सरकार सत्ता में रही है तब तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। दूसरे सरकारों में अपराधियों का बोलबाला था। जनता सब जानती है कि सपा के राज्य में गुंडाराज और अपराधियों का बोलबाला था। साथ ही कहा है कि नई नियमावली का सभी को पालन करना चाहिए। वही उत्तराखंड टनल से 41 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए सीएम धामी को बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अनुपूरक बजट जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। तो हम उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है। सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। भैया विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको अपने जो कार्यकाल है उनकी बातें याद रहती है। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है। और यही अपने कार्यकाल को याद करके वो मन में तरह तरह की बातें लाते हैं। जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई और केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि समय समय पर अपने आसन से जो निर्देश दे उसका हम सब अनुपालन करें। और इस बार नई नियमावली के साथ सदन संचालित हो रहा है और अध्यक्ष के निर्देशों का हम सबको अनुपालन करना है। और उत्तरकाशी में कल रेस्क्यू के बाद सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीसोड़ अस्पताल ले जाया गया था, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और मजदूरों से मुलाकात की। बता दें कि सुरंग में 17 दिन रहने के बाद सभी मजदूर बाहर निकाले गए थे, जिनको अस्पताल में रखा गया था ताकि उनका स्वास्थ्य जांच किया जा सके, जहां सीएम धामी भी पहुंचे और मजदूरों को राहत राशि का चेक सौंपा। बता दें सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है और ये रेस्क्यू अभियान सफल भी रहा है। रेस्क्यू अभियान के सफल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारे संवाददाता अभिक एंत्रा ने खास बातचीत की है। तो लगातार ये रेस्क्यू अभियान अभियान सफल हो चुका है। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू अभियान में सभी श्रमिक भाई जो 41 टनल के भीतर फंसे थे वो सकुशल बाहर निकल आए और इसका पूरा श्रेय राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जाता है, जो लगातार यहाँ मोर्चा संभालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर,
लगातार शुरू के दिन से ही आपने मोर्चा संभाला हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर समन्वय था और उसी का परिणाम था कि आज ये रेस्क्यू अभियान सफल रहा। किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, ये जो रेस्क्यू अभियान था वो बहुत कठिन था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं सबसे पहले तो बाबा बौखनाथ जी का उनको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ये अभियान पूरा हो पाया। इस अभियान में लगे हुए एक एक मजदूर भाई को, एक एक बाहर से आए हुए विशेषज्ञों को, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, पीएमओ का, राज्य सरकार के लोगों का और जितने भी विशेषज्ञ वैज्ञानिक इसमें लगे थे, एक एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये कठिन अभियान को सब लोगों ने परिणति तक पहुंचाने का काम किया है। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने पूरे अभियान में कभी भी हमारी सबकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया और प्रत्येक दिन जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, ये कभी हो नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री, इतने 4-5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन वो बारीकी से इस अभियान की जानकारी न लेते हो। उनका फोन आते ही हमारा भी हौसला बढ़ता था और चुनौती भी सामने दिखाई देती थी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी चिंता कर रहे हैं, एक अभिभावक की जैसे चिंता करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने सभी हमारे श्रमिक भाइयों की चिंता करी। और जो भी यहाँ पर मशीनरी चाहिए, जितने टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी की सारी हमको उपलब्ध हो पाई। देश दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकी यहाँ पर आई, उसके कारण से ही ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिले। जिस प्रकार से आज पहले भी लोग आपदाएं आती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से चिंता करते हैं, संभवतः पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। सर, इस 17 दिन के रेस्क्यू अभियान में बहुत सारी बाधाएं आई। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद अब काम फिर रुक जाएगा, कब शुरू होगा, क्योंकि श्रमिक फंसे हुए अंदर। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आपने देहरादून से फिर यहाँ अपना बेस कैंप बनाया ताकि यहाँ से भी काम निर्बाध चलता रहे, मॉनिटरिंग भी होते रहे। देखिए, ये चूंकि हमारे श्रमिक भाई सुरंग के अंदर थे, तो जितने उनके परिजन परेशान थे, उनके अंदर जिस प्रकार का चिंता थी, उतनी चिंता मेरे अंदर भी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर भी उतनी चिंता थी, सभी के अंदर चिंता थी, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के हैं। उनको बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री जी का ये था कि कैसे भी उनको निकालना है बाहर। तो अब राज्य का भी संचालन करना था, राज्य के भी काम होते हैं। तो मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान चलेगा तब तक मैं मातली में यहीं पर आईटीबीपी का जो परिसर है, इस आईटीबीपी के परिसर में ही जो है अपना कैंप कार्यालय बनाऊंगा और यहीं से संचालन करूंगा। बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे काम दिन में यहाँ आकर करते थे, रात्रि को यहाँ आकर करते थे, फिर सिलकारा जाते थे, फिर यहाँ आ जाते थे, देहरादून जाते थे, राज्य के अन्य स्थानों पर जाते थे, करने के बाद यहाँ आ जाते थे। दोनों ही काम महत्वपूर्ण थे। हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकालना, उनकी जिंदगी को बचाना, उसमें भी सबका प्रोत्साहन भी करना, सबके साथ खड़ा होना और राज्य भी चलाना। सर, इस दौरान लोक पर्व इगास भी आया, बहुत मान्यताएं उस इगास पर्व की भी हैं, लेकिन आपने यहाँ डट कर रहा, इगास नहीं मनाया। अब क्या? देखिए, मैं इगास के दिन यही था। उस दिन बहुत बड़ा कठिन समय था, क्योंकि इगास हमने राज्य के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये तय किया कि इगास हमारा लोक पर्व है, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल। इस दिन हमारा यहाँ पर राज्य में अवकाश होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए। और राज्य के अंदर बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थिति थी, जब 41 मजदूर भाई और उनके परिजन और पूरा देश उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता में था, परेशानी में था। ऐसे समय में इगास मनाना मुझे लगा कि बिल्कुल भी नहीं है। गौ पूजन इत्यादि करके मुख्यमंत्री आवास में भी कार्यक्रम रखा जाता था। उस कार्यक्रम को इतने में ही संपन्न करवाने के लिए मैंने कहा, मैं चूंकि उस दिन यहीं था और असली इगास हमारी कल हुई है, जिस दिन हमारे सभी मजदूर भाई इस प्रकार से बाहर निकले हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा है कि हमारा देश एक होकर इस पूरी चुनौती से निपटा है और सब लोग अब इगास मनाएंगे। सर, अब इस पूरे प्रकरण के बाद ये कह सकते हैं, इस घटना के बाद कई ऐसी योजनाएं राज्य में और भी हैं जो संचालित हैं, जो प्रस्तावित हैं, चाहे टनल्स का हो, रेल लाइन का हो,
उनके लिए क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ मापदंड तय होगा? वो हमने पहले ही तय कर लिया है और भारत सरकार ने भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबका सेफ्टी ऑडिट कराने का पहले ही आदेश कर दिया है और हम राज्य के अंदर भी सबकी समीक्षा करेंगे। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जब श्रमिक बाहर निकले, उनके परिजनों ने राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया, क्या कुछ कहेंगे सर उनके लिए, क्योंकि इतने दिन तक उनका भी सब्र रहा? नहीं, मैं सभी मजदूर भाइयों का और उनके परिजनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अंदर इतना बड़ा बहादुरी का काम किया, इतना अपना हौसला बनाए रखा, 16-17 दिन तक अंदर रहना, और बाहर परिजनों ने भी लगातार उनके उत्साह को बढ़ाया, सरकार के भी उत्साह को बढ़ाया। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि ये पूरा एक उत्सव का दौर था, लेकिन इस दौरान चुनौती बढ़ी थी रेस्क्यू अभियान की, और उस रेस्क्यू अभियान को सफल कर लिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर समन्वय रहा, और कोशिश अब राज्य सरकार की है कि आगामी दिनों में इस तरह की जो परियोजना है उनका सेफ्टी ऑडिट भी यहाँ पर हो। कैमरामैन हसनैन साथ अभय केंद्र, इंडिया वाइज, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में कल रेस्क्यू के बाद सभी 41 मजदूरों को चिन्यालीसोड़ अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मजदूरों से मुलाकात की। बता दें कि सुरंग में 17 दिन रहने के बाद सभी मजदूर बाहर निकाले गए, जिनको अस्पताल में रखा गया था ताकि उनका स्वास्थ्य जांच किया जा सके, जहां सीएम धामी भी पहुंचे और मजदूरों को राहत राशि का चेक सौंपा। गुड्डू पांडे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुड्डू, ये राहत राशि चेक तो यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा दे दिया गया है, लेटेस्ट क्या अपडेट है? सभी मजदूर ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं? जी, अभी हम उनके घर पर ही पहुंचे हुए हैं, जहां पर झारखंड के राजधानी रांची क्षेत्र जिला में यह है, राजधानी में सटा हुआ क्षेत्र है, जहां पर उरमांझी प्रखंड क्षेत्र में आता है और यह रामगढ़ जिला से सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन हालांकि इनके जो 3 मजदूर जो लापता थे, जो सुरंग में लापता थे, जो यहाँ पे काम करने गए थे, वो अभी तक उनके घर नहीं आए हैं। लेकिन कहीं कहीं उनके घर में दिवालिया और छठ पूजा तो नहीं मनाई गई थी, लेकिन अभी उनके घर में खुशहाली आ चुकी है, उनके घर में पूरा रौनक आ चुकी है, पूरा फैमिली में काफी ही उत्साहित है सभी लोग अभी घर में, अपने घर में पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जितना भी यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है, साथ में पत्रकारों को मिठाई यहाँ खिलाई जा रही है। हम उनके परिजन से ही बात कराएंगे, जहाँ पर उनके परिजन है, और उनके परिजन से हम बात कराएंगे, उनके परिजन से हम बात करेंगे सीधा कि क्या उनकी समस्याएं थी। उनके जो परिजन है, आप कहाँ से आए हुए हैं, उनके क्या है? हम आए हैं, उनका जो राजेंद्र जी का है, बड़ा मामा है, मेरा नाम विजय वेदिया हुआ। हम आए हुए हैं, आपका जो मेरा गाँव हुआ रजरप्पा साइड बोरोबिंग से, मेरी बड़ी बहन का बेटा था राजेंद्र वेदिया। इन लोग से देखे कि जो मेरा 17 दिन से बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत जगह माँ वैष्णो देवी का, मतलब जगह जगह धर्म पर हम लोग गच्छित कर रहे थे कि मेरा भगना खुशहाल निकले, खुशहाल भी आवे, इस तरह का लेके हम लोग बहुत जहाँ तहाँ का गच्छित भी किए थे। अब भगना का इंतजार देखते, जब कल जो हम लोग पता चला 8 बज के कुछ मिनट में पता चला, तो हम लोग खुशी का माहौल झूम उठा। तो रात बातचीत हुई थी, आपकी बातचीत हुई थी कोई उनसे जब वो सुरंग से बाहर निकले थे? मेरे भाई जो छोटे वाले हैं वो साथ में हैं, वही से बात हुई कि भगना जी आपका निकल गए हैं, खुद को बात करवा दिया। भगना जी से हम बात किए, बोले भगना जी कैसे हैं, स्वास्थ्य ठीक है? बोले ठीक है मामा, हम सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक ठाक है। लेकिन हम लोग को लेके जा रहा है हॉस्पिटल, चेक चाक होगा, उनका बाद ही छोड़ा जाएगा। तो प्रशासन से आपकी बातचीत हुई थी, आश्वस्त किया गया था आपको? हाँ, किया गया था पूरा। कब तक अब वो वापस लौटेंगे अपने गांव, कोई बोले जानकारी? तो अभी तो बात कुछ देर पहले हुए, तो बोला कि हो सके आज वो लोग अपना चेक चाक होने के बाद कल अपना सुबह अपना खुशी का माहौल जैसे मनाएंगे, दिवाली छठ का। बोले कि मामा जी सब मिल के हम लोग जितना यहाँ मेरा सरकार द्वारा मनाया जाएगा, उसका बाद हम लोग को करीब कल शाम तक यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा अपना अपना घर के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे उन परिजनों की जो लगातार 17 दिनों से चिंता में थे, और अब उनके घर में असली मायनों में दिवाली मनाई जा रही है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।